ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे चिकित्सक हैं जो भारत की पुरानी प्राचीन पद्धति से उपचार की विधा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आयुर्वेद की मैं बात करूं, लेकिन आयुर्वेद के उस संस्करण से वो दीक्षित हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान शामिल है। हमारे साथ हैं डॉक्टर धर्मेंद्र रिछारिया जी। सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका। थोड़ा सा तो परिचय डॉक्टर साहब आपके बारे में, किस पृष्ठभूमि से आप आते हैं और कैसे ये रुझान आपका बना कि आपको चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है। थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि के बारे में हमें बताइए। बेसिकली सर, हम जो है एक शिक्षक, मेरे फादर पिताजी शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं और उस फैमिली से हम आते हैं। और शुरुआती जीवन में जो बचपन में बीमार ज़्यादा रहना और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा, ये बताने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं था जो हम बीमारी अवस्था में नहीं देते हों। यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि इम्यूनिटी लेवल हमारा, मतलब महीने में जो व्यक्ति 3-4 महीने जो है मेडिसिन ही खा रहा हो कि ये एंटीबायोटिक ली, पता पड़ा तुरंत गला ख़राब हो जाना और ये सारी चीज़ें। फिर लगा कि क्यों ना हम इस दिशा में हम बढ़ें कि भाई एक चिकित्सा, क्योंकि बार बार जब आप उनके दर पे पहुंचते हो चिकित्सक के, तो एक लगता है कि यार हमें भी ये चीज़, हमें मौका मिलना चाहिए। और ये भी एक सरप्राइजिंग चीज़ है कि शायद ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं कि जिन्होंने अपनी आयुर्वेदिक मतलब इंट्रेंस के पहले ही हमने आयुर्वेदिक पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ये चीज़, एक इंटरेस्ट भी थोड़ा सा एक डेवलप हुआ कि भाई हम उसको पढ़ें। और सौभाग्य से बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल गया और गुरुकुल कांगड़ी से, गवर्नमेंट गुरुकुल कांगड़ी आयुर्वेदिक कॉलेज से हमने यूजी किया। और फिर उधर पे स्थानीय जितने भी वैद्यगण थे हमारे गुरुजी, उनके पास जाके कि पहले उनसे भी हम दीक्षित हुए कि भाई कहाँ कहाँ चीज़ें। तो ये भी आया कि हमें, हमारी जो सीमाएं हैं वो क्या हैं एक आयुर्वेद को, मतलब किस तरीके से, क्योंकि एक बहुत टफ चीज़ हम देख रहे थे। क्योंकि अमूमन पहले क्या होता था कि जो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक होता था उस वो तभी लेता था आयुर्वेद जब उसका एलोपैथ में नहीं होता था। बहुत अच्छी बात। तो मतलब एक बुजुर्ग, मतलब एक ऐसी स्थिति, एक एज हो जाना और उस दौरान केस हो जाना। बिल्कुल। तो उस एज में शादी भी हो गई, तो एक प्रेशर उसको रहता था कि यार हम कैसे अब अर्न करेंगे हम। तो वो कहीं ना कहीं वो आयुर्वेदिक से दीक्षित हुआ, आयुर्वेद लिया उसने, ग्रेजुएशन की और तुरंत वो एलोपैथ की तरफ मुड़ जाता था कि भाई इधर से हम अपनी उधर पूर्ति के लिए, जीवन यापन के लिए हम अपना कार्य कर सकते हैं। हमारे संग ये था कि हमें तो एक था कि यार कुछ तो करना है, मतलब इस चीज़ को ही लेके करना है, क्योंकि इसके हमने रिजल्ट अपनी बचपन में भी देख लिए थे। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही सर कि मुझे ये था कि जो हम, वो 9th का एग्ज़ाम हो, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे फर्स्ट ईयर का हो, चाहे बोर्ड, कोई भी एग्ज़ाम मेरा बगैर बीमारी का होता ही नहीं था। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को पहले स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमने आयुर्वेद के बड़े छोटे छोटे से सूत्र जो भी थे और उधर के जो भी चिकित्सक गण थे उनसे करके और अपना, मतलब आपने जब स्टडी कर रहे थे आप हरिद्वार में, तब आपने उसको इम्प्रूव किया। तो पहला आपने परीक्षण की प्रयोगशाला आप स्वयं को ही बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये भी बताने में वो कतई संकोच नहीं हो रहा है कि जो व्यक्ति को हल्की सी हवा चलने से जो जुकाम से पीड़ित हो जाता था, टॉन्सिलाइटिस हो जाता था, वो हरिद्वार में दिसंबर की रात्रि में जो है नहा रहा होता है ठंडे पानी से। मतलब इस लेवल की इम्यूनिटी करना वो आयुर्वेद की देन है। वो आयुर्वेद की देन है कि लोग वक्त सरप्राइज होते थे कि यार ये आप रात को भी कैसे नहाने जा रहे हो, जहाँ पे सब लोग अपने कपड़े पहन के और मतलब वो वाली स्थिति में थे कि कोट पहने हुए हैं, ब्लेजर पहने हुए हैं, जैकेट पहने हुए हैं और आप जो है तो इम्यूनिटी का थोड़ा सा। तो मुझे लगा कि क्यों ना, अगर हमें आयुर्वेद चिकित्सा करनी है तो पहले हमें इम्यूनिटी पे हमें वर्क करना पड़ेगा। मतलब वो तो सारे रोगों का जो हल है वो तो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं वही है। आगे आप बढ़ते हैं तो फिर मुझे ध्यान आता है कि कोविड में आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स बड़े अच्छे रहे और आपने इम्यूनिटी से ही एक साधे सब सधे वाली जो बात है उसके कुछ अनुभव हमें बताइए। जैसे ही कोविड आया वैसे हम अपनी प्रैक्टिस में अपने स्पाइन के पेशेंट दिख रहे थे कि स्पाइन की सर्जरी पे, लेकिन जैसे ही कोविड आया फिर हम झटपटाने लगे कि ये तो बिल्कुल पूरा ही हम उन्हीं जिस चीज़ में हमने देखा है, जिसको हमने अंदर उसके मर्म को जाना है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन उस समय क्या था कि प्रोटोकॉल ऐसा बना हुआ था कि लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन चूंकि कुछ
परिचित जन थे और कुछ अधिकारीगण वगैरह भी थे जिनको हमारी विधा पे और हमारी इस पार्ट पे विश्वास था। तो उन्होंने फिर एक सीएम ने एथिकल कमेटी बनाई कोविड की, जो आयुर्वेद को लेके, उसमें हमारी भी भूमिका रही और हमने उस चीज़ को फिर हम लोगों ने शेयर भी किया और उस कल्प को लेके जो एक एथिकल कमेटी के आधार पे जो भी चीज़ निकल के आई फिर उसमें लाभ दिया लोग बागों को। और साथ में हमने ग्वालियर में भी, चूँकि उन्होंने स्थानीय प्रशासन ने भी काफ़ी मदद की कि भाई ये जो काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी प्रमोट किया, लोग बागों को बताया। और इसके साथ साथ हम तजाकिस्तान गवर्नमेंट पे भी जो चीज़ें गई, तजाकिस्तान गवर्नमेंट पे गई, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने हमसे जो है लिया और मतलब बहुत ही अच्छे लेवल पे। तो आप ये दावा कर सकते हैं कि कोरोना का पूरा उपचार आयुर्वेद में बहुत अच्छे से संभव है? सर दावा चीज़ एक ऐसी हो जाती है क्योंकि उसमें फिर लोग बाग क्वेश्चन, लेकिन अगर धुआं सर तभी आएगा जब आग लगी होगी। तो इस चीज़ को किया है, मतलब इस वाले पार्ट को किया है। और ये भी सर हमने भी इसका एक डॉक्यूमेंटेशन किया है कि हमने अपने पंचकर्म विधा के अंतर्गत कैसे हम सैचुरेशन को बढ़ाएं। तो हमने लाइव डेमो भी किए हुए हैं। हम आईसीयू में जाके हम आयुर्वेदिक पंचकर्म के द्वारा प्रोसीजर भी करते थे, हमने प्रोसीजर भी किया और कैसे 78 सैचुरेशन पहुंचा और कैसे ही हम 15 से 20 मिनट 25 मिनट में हम 94 पे पहुंचा दिया, 90 पे पहुंचा 15 से 20 मिनट के भीतर जी। इसका डॉक्यूमेंटेशन, हाँ, 70-78 से बढ़ के 94 हो गया। जी। तो इसका हमने एक आयुर्वेद में हम जिसमें हम एमडी हैं पंचकर्म से, उसका एक प्रोसेस था और उसके अंतर्गत जो है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद की जो छवि है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि या तो इससे दीक्षित होने वाले भी जल्दी ही एलोपैथिक जैसे हो जाते हैं, उसी तरह की उपचार पद्धति की तरफ मुड़ जाते हैं, या फिर एक पारंपरिक छवि है कि अमरकंटक से एक वैद्य जी आए और वो फला राजनेता के भी बहुत करीबी वैद्य हैं, उन्होंने तो उनका पैरालिसिस ठीक कर दिया था। ये जो पारंपरिक छवि है आयुर्वेद की, इससे इसको निकाल कर, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे जितना मैंने आपके बारे में जाना समझा है, अभी आप 2 देशों के पेशेंट्स को देख कर आ रहे हैं, तो आयुर्वेद की छवि को भी क्या बदलने की ज़रूरत है कि लोग ये मानते हैं कि जबकि शरीर की पूरी वैज्ञानिक अध्ययन की प्रणाली से आप भी परिचित हैं, आप भी सारी चीज़ें समझते हैं और भारत की इस प्राचीन पद्धति के ज्ञान से भी सुपरिचित हैं, तो आधुनिक और प्राचीन दोनों का समन्वय है आयुर्वेद? बिल्कुल सर, एक चीज़ देखिए कि सबसे पहले तो हम ये दिखाना है कि ये मिरेकल नहीं है, आयुर्वेदिक चिकित्सा कोई हाँ मिरेकल वाला पार्ट नहीं है, और ये हजारों वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है। और इसका प्रयोजन क्या रहा, तो जब मनुष्य आया, क्या आप इससे भी सहमत हैं कि बहुत टफ पेशेंट इसीलिए आते हैं क्योंकि वो मिरेकल मानते हैं आयुर्वेद? बिल्कुल ये हमने ये चीज़ नहीं कि हम तो ये सर पिछले 18 वर्ष से इसी चीज़ में जूझ रहे हैं कि हम इसको कभी सौभाग्य और कभी दुर्भाग्य। क्या बात है कि मतलब ये जो चीज़ें आना कि भाई सौभाग्य ये है कि उत्तरोत्तर हम सीरियस पेशेंट को देखते चले जा रहे हैं, और दुर्भाग्य इसलिए कहेंगे कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है वो बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके आया है। तो वो मतलब ये नहीं होता है कि आप 24 घंटे आप उसी चीज़ को सोच रहे हो कि यार कैसे हम उसके दर्द को, और हमारा जो एक मूल्यांकन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो लास्ट स्टेज में आना, अंतिम अवस्था में आना, और फिर हमारे लिए एक चैलेंज लेके कि भाई आपको ये करना। सर मैं ये समझता हूँ कि अगर हम पुरानी परिकल्पना को लें और आयुर्वेद का प्रयोजन के हम हिसाब से देखें कि आखिर एक आयुर्वेद आया क्यों, तो ये चीज़ देखी गई है कि जब मनुष्य आया तो मनुष्य का जो उद्देश्य था वो था पुरुषार्थ की प्राप्ति। यानी कि हर एक मनुष्य, आप हों, हम हों या और अन्य लोग, सिर्फ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं सर। चाहे वो कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पे हो, चाहे वो अर्थ के मार्ग पे हो, चाहे वो काम के उस पे हो, चाहे वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो ये चीज़ देखी गई है हमारी इस ऋषि परंपरा में कि इस पुरुषार्थ के लिए जो बाधक है वो सबसे ज़्यादा क्या है, वो स्वास्थ्य है। कि अगर किसी भी व्यक्ति का, इन चारों में से किसी भी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है तो वो कहीं ना कहीं वो नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए ये आयुर्वेद का प्रयोजन था कि भाई इसलिए आयुर्वेद में एक श्लोक बताया गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमम च, कि स्वस्थ व्यक्ति के कैसे हम स्वास्थ्य की रक्षा करें, और रोगी अगर हो जाए तो फिर उसका रोग का कैसे हम शमन करें।
ये सिर्फ आयुर्वेद के द्वारा ही पद्धति है जो जिसने दोनों चीज़ों पे बताया। ये नहीं बताया कि अब रोगी आया और उसका रोग का उपचार हम कैसे करें, मतलब तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना यानी कि इम्यूनिटी उसके अंदर। तो सर इम्यूनिटी एक दिन के या एक चम्मच च्यवनप्राश से नहीं होगा। और आप सोचें कि हम एक गिलास दूध पी लें या हम एंटीऑक्सीडेंट ले लें या मल्टीविटामिन ले लें, उससे हमारी इम्यूनिटी नहीं। इम्यूनिटी का जो क्राइटेरिया है इसमें भी सर आयुर्वेद ने उसका एक वर्गीकरण किया, उसका एक कॉन्सेप्ट दिए कि एक नेचर है व्यक्ति का। तो उसमें हम लोग नाड़ी और नेचर के परीक्षण के आधार पर ये देखते कि भाई किस व्यक्ति के अंदर वात की प्रधानता है, किस में पित्त की प्रधानता है और किसकी कफ की प्रधानता है। सर ये जो गड़बड़ हुआ है कोविड के दौरान इसी चीज़ में रहा कि जैसे ही आयुर्वेद, गड़बड़ नहीं कहेंगे, इसमें लोगों ने लाभ भी लिया, कि जैसे ही अब पता पड़ा उन्होंने देखा कि यार ये वाला जो कॉम्बिनेशन था इससे कफज नेचर वाले को तो बहुत फायदा हुआ चूंकि उसका नेचर कफ प्रधान था। तो पित्त वाले ने भी कि भाई ये मिलाया, साथ में हम अदरक भी डाल दें। तो उसने ऐसे उष्ण द्रव्यों का सेवन किया, तो जिसमें उनको थोड़ा सा लगा बाद में कि नहीं हमें थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे अल्सरेशन का है। जबकि अगर उस समय अगर हम ध्यान दें उस चीज़ का कि भाई आपका नेचर क्या है और उस नेचर के आधार पे अगर हम बनाते मेडिसिन का प्लान करें, तो मुझे लगता है कि और ऐसा किया भी है और हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने उसका लाभ भी लिया। तो ये भी एक बात हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद एक ऐसी प्रणाली है जो आपके शरीर की प्रकृति को समझकर उपचार करती है। एलोपैथी से इस मामले में ये डिफरेंट है। एलोपैथी में शरीर की प्रकृति का ध्यान रखा जाता है, लेकिन आयुर्वेद और इंटेंस होके और सघन रूप से आपके शरीर के बारे में जानता है। आपके अब तक के करीब करीब 17-18 वर्ष का अनुभव आपका, कौन सा ऐसा अनुभव है जो आपको बहुत रोमांचित करता है, जिसमें आपने अपनी जीवन संगिनी के साथ बहुत करीब से किसी पेशेंट को एक किसी गंभीर रोग की छाया से, उसके प्रभाव से बाहर निकाला और आपने बहुत अनुसंधान और प्रयोग करके ये इस एक्सपेरिमेंट की तरफ आप बढ़े? सर सबसे पहले हम एक बच्चे की बात करेंगे कि वो क्वाड्रीपैरेसिस से पीड़ित था, मतलब डायबिटीज़ की वजह से उसको जो है दोनों हाथ और पैर उसके वर्क नहीं कर रहे थे। तो वो क्या उम्र थी बच्चे की उम्र रही होगी उस समय 23 से 24 वर्ष, और शुगर हो गई थी उसको, और शुगर की वजह से प्रॉब्लम हुआ। वो ग्वालियर आए और ग्वालियर में आके चूँकि उनको उनका गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो किसी ने कहा कि इनको नाड़ी आप इनको दिखा लें डॉक्टर धर्मेंद्र छरिया को। तो वो हमारे पास आए, चूँकि अब ये रहता है कि मरता क्या नहीं करता। तो भाई वो आए और उधर पे उनकी दूसरा व्यक्ति उनकी गाड़ी की व्यवस्था कर रहा था, तो वो गाड़ी से व्हील चेयर पे आना और फिर लेटना। फिर हमने कुछ एक मर्म चिकित्सा वगैरह हमने किया। मतलब वो आपको दिखाने नहीं आ रहे थे? नहीं, वो दिखाने मतलब उनका 80% वो सिर्फ इसलिए था कि उनके पास टाइम था। हाँ, और तो चूंकि प्रयोग कर लेते हैं। झांसी में सारे डॉक्टर्स ने उनको मना कर दिया। फिर वो ग्वालियर में पहुंचे, ग्वालियर में भी डॉक्टरों ने कहा कि भाई सीधे आप दिल्ली आप रेफ़र कर दिया कि दिल्ली आप जाएँ तुरंत। और तो फिर वो आए, और जैसे ही वो आए और उनको हमने नाड़ी देखा, तो उसने अपने पापा से कहा, पिताजी से, कि पापा मुझे कुछ अच्छा सा लग रहा है। और जैसे ही उसने कहा कि मुझे अच्छा सा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। और चूंकि उनको किसी ने, अब चूंकि कोई एडवर्टाइजमेंट तो था नहीं, तो जो भी है वो एक रोगी किसी दूसरे रोगी को बताता है, तो उन्होंने कहा, फिर उनसे फिर फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा नहीं आप उपचार करवाओ, उन्हीं से ही आप उपचार करवाएं। तो उनका उपचार शुरू हुआ सर, और उपचार शुरू हुआ और मुझे उपचार करते करते लगभग 19 दिन हो गए, और 19 दिन में वो व्यक्ति दोनों हाथों से और दोनों पैरों से चलने लगा। और वो झांसी गया, और झांसी से जब लौट के दूसरी सिटिंग में जब हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम ये गाड़ी खुद ड्राइव करके आया है। तो एक सरप्राइजिंग चीज़ लगी। दूसरी सरप्राइजिंग चीज़ ये लगी सर, कुछ समय के बाद उसकी शादी आई, और शादी के लिए जब वो हमें कार्ड देने आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब अभी भी मेरे रोम हर्षित हो रहे हैं उसकी बात जिक्र करते हुए। और जैसे ही उन्होंने पूरा फैमिली उनकी आई, मदर फादर सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब पहला कार्ड हमने रामराजा सरकार को दिया, दूसरा कार्ड हमने जो है चौरासी वाले हनुमान जी मंदिर में हमने दिया, और तीसरा कार्ड मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। और उन्होंने कहा कि ये घोड़ा पे चढ़ेगा, लेकिन आपको उपस्थित होना होगा। तो सर जब प्रैक्टिस में जब इस प्रकार की चीज़ें आप देखते हो, फिर मुझे लगता है कि अब तो, और इसमें सर एक शब्द मैं और कहूँगा, जब हम किर्गिस्तान में थे, तो सर मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा कि शायद हो सकता है कि अब आप ये देखो कि हम किन किन लोगों का उपचार कर रहे हैं। हमें तो पता भी नहीं था कि भाई हम इन कहाँ से कहाँ पहुँच गए और किन किन का उपचार कर रहे हैं, और पूर्ण तन्मयता के साथ कर रहे हैं। लेकिन शायद हमारे पुराने जन्म में कुछ ऐसी चीज़ें रह गई होंगी कि हमें इस जन्म में हम चिकित्सक बने और हमें एक मौका मिला कि हम उनके दर्द को दूर कर पाएँ। तो शायद ये हम अपना भी प्रारब्ध को
निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, और हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि जब आप उस अनुभव को बता रहे थे तो मैं आपकी आंखों में नमी भी देख रहा था और आप डूब गए थे उस भाव में। तो एक चिकित्सक जो है वो अभिभावक भी होता है रोगी का, और वो भावनाएं उससे बहुत अभिन्न रूप से जुड़ती हैं क्योंकि इस धरती का भगवान चिकित्सक ही है। किर्गिस्तान और रशिया से जो लोग आपके पास आए, किस तरह के रोग से और व्याधि से ग्रस्त थे, और कैसे ये ख्याति भारत की सीमाओं के पार किर्गिस्तान और रूस तक भी पहुंच गई कि वहाँ से भी लोग, जबकि आप ना प्रचार करते हैं, और मैं जितना आपको समझता हूँ एक इथिकल नैतिक पक्ष आपका बड़ा प्रबल है कि बहुत विनम्रता, जो भारत की एक बहुत मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण बात है चरित्र की, आप उसको लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर भी ख्याति सीमा के पार है आपकी। जी सर, जब हमें भी सर एक मौका मिला, जब हम किसी कारण से हम जब चिकित्सक के पास जाते थे तो हम अपनी बात को पूरा नहीं कह पाते थे उनसे कि भाई ये जो, तो पहला तो सर प्रैक्टिस में इस चीज़ का ध्यान दिया कि मुझे रोगी को समय बहुत देना है, मतलब उन्हें हमें सारे उसके पहलुओं को देखना है, और समय हम ज़्यादा दिए तो जब आप समय देते हो तो फिर उनमें एक अपनत्व की भावना आ जाती है और एक सेवा भाव वाला पार्ट रहता है कि भाई ये चीज़ एक लिमिटेड रहा कि भाई हम इतने ही पेशेंट हमें देखने हैं। दूसरी चीज़ ये रही कि सर, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि भाई कैसे हम उधर पे पहुँचे, तो सर कोविड के दौरान जब ये मेडिसिन्स का प्रभाव रहा और नाड़ी और परीक्षण और जो फॉर्मुलेशन वाला पार्ट रहा, तो इस दौरान हमने काफ़ी ऑनलाइन और ये सारी चीज़ें उनको बताई। इसमें सर थोड़ा सा प्रभाव बढ़ता चला गया, लोगों का एक विश्वास, ट्रस्ट जो है अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धति पे, हम ही नहीं और लोगों पे भी उनका बढ़ा कि नहीं, इंडिया में जो है एक अपना आयुर्वेद है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर हमसे संपर्क होने लगे कि भाई आप आएँ आप आएँ आप आएँ, और ये फिर सौभाग्य से कुछ समय पहले एक मौका मिला। सर इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि जब आप बाहर जाते हो तो हमारे पास वो संसाधन नहीं थे जो हमारे पास ग्वालियर में थे, तो विषम मतलब संसाधन कम होने के बावजूद भी, और उधर पे जब आप देखते हो कि आप बड़े बड़े राजनेताओं का कर रहे हो, आप शीर्षस्थ अधिकारियों का कर रहे हो, फिर कैसे ये आयुर्वेद की युक्ति उधर पे काम हुआ कि कैसे हमने मर्म चिकित्सा, कैसे हमने अपना पंचकर्म चिकित्सा, कैसे हमने व्यायाम को उसमें एडजस्ट करके किया, और वो सेटिस्फाई भी हुए उन्हें। हाँ, और जी बहुत बढ़िया। क्योंकि सर इसमें आप चीट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दर्द को आपको, क्योंकि वो दर्द जो इंजेक्शन से नहीं जा रहा है, वो दर्द जो है वो मेडिसिन खा के नहीं जा रहा है, आपको तो उसके दर्द को वो करना है। तो हर क्षण आपका एक एग्जाम होता है और उसको जो है आपको। बहुत अच्छी बात कही आपने, जो पूरी परीक्षा है, अगर कोई विशेष विमान से रूस से आ रहा है तो वो एक्सपेक्टेशन लेके आ रहा है, और अगर उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है जाते समय तो फिर आपकी मेहनत कारगर नहीं है। सरकार की क्या भूमिका आप इसमें देखते हैं, कितनी मदद आपको लगता है कि और होनी चाहिए और इसको प्रमोट करना चाहिए, और आपकी ये जो यात्राएं रहीं इसमें आयुष मंत्रालय की कोई भूमिका रही? सर आयुष मंत्रालय की तो भूमिका सर हमेशा से ही अप्रिशिएट करने की, हमने कई गवर्नमेंट संस्थानों में जाके मतलब अपना आयुर्वेद ज्ञान को उनके जो एमडी स्कॉलर्स हैं उनको बताना, मेडिकल ऑफिसर को बताना, तो निश्चित रूप से सर आयुष इसमें बहुत हेल्प कर रहा है, मतलब बहुत हेल्प कर रहा है। और आयुर्वेद के प्रति काफ़ी, चाहे वो हमारे मंत्री जी हों, चाहे हमारे शीर्षस्थ अधिकारी हों, पीएस मैडम हो, कमिश्नर मैडम हो, या और भी अन्य अधिकारीगण हों, वो बहुत मतलब तल्लीनता के साथ मतलब इस चीज़ को करना, और सबसे अच्छी बात है कि इस चीज़ को समझना कि भाई हम इसमें क्या क्या चीज़ें हम और बढ़ा सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भलाई हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और हम तो मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षा रखेंगे कि जिस तरह का डॉक्टर धर्मेंद्र रिछारिया जी और उनकी जीवन संगिनी डॉक्टर स्वर्णिमा बिसारिया जी का अनुभव है, मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों में कुपोषण जहाँ है वहाँ पर स्कूल्स में बच्चों को बचपन से ही कुछ आयुर्वेद के माध्यम से अगर उनका इम्यूनिटी डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम शुरू किया जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत प्रभावी साबित होगा। और इसी दृष्टि से आयुर्वेद जीवन शैली को भी, स्वस्थ जीवन शैली को प्रमोट करने के लिए भी आगे बढ़ता है। कंक्लूड करते हुए आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, आगे क्या गोल है? जीवन की ज़रूरतें भी हैं जिसमें धन और भौतिक समृद्धि भी है, उससे अधिक एक चिकित्सक के लिए वो संसाधन हैं जिनके ज़रिए वो उपचार की प्रणाली को और प्रभावी और अचूक बना सके। आगे आप किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं? मुझे सर ऐसा लगता है कि जैसे सर हमने पहले ही आपसे जिक्र किया था कि जो इम्यूनिटी वाला पार्ट है, स्पेन का तो हम काम कर रहे हैं, इम्यूनिटी वाला पार्ट हो
उसे हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जुकाम से पीड़ित हो, प्रतिशय से, या वो कैंसर से पीड़ित हो, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये पैथी बहुत अच्छी है, ये पैथी बहुत ख़राब है। इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा कि हमने सर ये देखा है कि कोविड के दौरान जैसे ही चीज़ें हुई या उसके पहले भी, जहाँ पे हम जिस जगह हमारा सेंटर है, तो उधर पे कैंसर हुआ किसी भी पेशेंट को, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब उपचार के लिए हम टाटा मेमोरियल जा रहे हैं। मैं एक दो और एग्जाम्पल का मैं आपको जिक्र करूँगा। तो जैसे ही नाड़ी देखी कि नाड़ी में लगा कि भाई इसकी प्रधानता है और लास्ट स्टेज का कैंसर निकला उस व्यक्ति को, तो अब हमने कमिटमेंट नहीं किया कि हम आपको ठीक कर देंगे, लेकिन हम आपके सहायक जरूर होंगे आपकी इम्यूनिटी को लेके। क्योंकि अब आप जब टाटा मेमोरियल व्यक्ति कोई जाता है तो उसको साथ में उसकी कीमो भी चलती हैं, और ऐसी कई अवस्थाएं ऐसी होती हैं कि तीसरी कीमो या चौथी कीमो में वो कोलैप्स के चांस रहते हैं। तो फिर इसमें तो सर ये जान के आपको बड़ी हैरानी होगी कि कुछ रोगी ऐसे हैं जिन्होंने उपचार के साथ साथ अपनी नाड़ी से रिलेटेड कि भाई हमारा ये नेचर है और इसमें हमने आयुर्वेद के प्रोटोकॉल को लिया और आयुर्वेद की ये आहार रहा, ये हमारा विहार रहा, ये चीज़ें ली, तो उनकी पहली कीमो, दूसरी कीमो और ऐसी 30 कीमो होने के बावजूद भी, 7 साल होने के बावजूद भी, कोई कैंसर और ब्लड कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी आज भी हीमोग्लोबिन 15 है। तो टाटा मेमोरियल वाले भी सरप्राइज हैं कि ये कैसे संभव है। क्या बात, कि मतलब आप जो है ब्लड से संक्रमित कैंसर को और उसकी इतनी कीमो होने के बावजूद भी हीमोग्लोबिन 15 कैसे मेंटेन किए हुए, तो एथलीट का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये आयुर्वेद का है और ये आयुर्वेद में उस प्रभाव का है जो नाड़ी, तो मेरा ये मानना है कि हर एक चिकित्सक को कर भी रहे हैं और उन्हें और भी कि नाड़ी और नेचर को जान के उपचार को उपचारित करें। तो बहुत ही सुंदर बात है और इस तरह के प्रयोगों को भारत में बढ़ाना चाहिए। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी सहजता, सरलता, और आप इसी तरह आगे बढ़ें और आप दोनों चिकित्सक दंपत्ति न सिर्फ मरीजों को राहत दें, धन्वंतरी के प्रतीक बने, बल्कि आयुर्वेद जिस तरह की, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि चमत्कार नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उससे कम भी नहीं है, क्योंकि चिकित्सक चाहे वो एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो या आयुर्वेद हो, वो ईश्वर नहीं है, लेकिन इससे कम भी नहीं है। इतना ही कहना काफ़ी होगा। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपको। तो ख़ास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। पहले नल नहीं था तो दूर से पानी लाना पड़ता था। अब सरकार ने नल लगा दिया, अब सुविधा हमको हो गया। सरकार ने जो नल लगाया उससे हम लोग को बहुत फायदा हुआ, बीमारियों से भी बचने का फायदा हुआ है। सीएम योगी ने घर घर नल से जल अभियान से बदली उत्तर प्रदेश की तस्वीर। यूपी में 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य। 1 करोड़ 47 लाख परिवारों तक पहुंचा नल से शुद्ध पेयजल। पीएम मोदी का देश में हर घर नल से जल मिशन पूरा करने का लक्ष्य है मार्च 2024। सीएम योगी इस नजरिए से यूपी में प्रतिदिन लगाए जा रहे